तो प्राकृतिक वर्ण में बच्चों यही हम बता रहे थे कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर लेते हैं, बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में वही जीवित रह पाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जीवन संघर्ष के कारण योग्यतम का ही चुनाव होता है। इसीलिए प्राकृतिक वर्ण इसे का, प्रकृति का वर्ण यानी प्रकृति चयन करती है। प्रकृति किसका चयन करती है? जो सबसे अच्छा होता है, जो प्रकृति के अनुकूल होता है, उसी का प्रकृति वर्ण करती है। इसलिए डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है। अब छठा पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों में जो विभिन्नताएं आती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं, और कुछ पीढ़ियों के बाद ये छोटी छोटी विभिन्नताएं एकत्रित होकर के एक नई प्रजाति का विकास करती हैं। नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं और उन्हें एक नई जाति का सदस्य मान लिया जाता है। इसी आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि नई जात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसको डार्विन ने बताया कि जो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी, छोटी छोटी विभिन्नताएं एकत्रित होती जाती हैं, तो कई पीढ़ियों के बाद बड़ी विभिन्नता का रूप लेती हैं, और बड़ी विभिन्नता जब आ जाती है कि सदस्य में, तब वह अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ने लगता है। उसके अंदर अलग लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं और वह एक नई जाति का सदस्य मान लिया जाता है। इस प्रकार से विभिन्नताओं के द्वारा एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो बच्चों, ये रहा डार्विनवाद, यानी डार्विनवाद के जो ये 6 आधारभूत ये सिद्धांत थे, आधारभूत मूल बिंदु थे। डार्विन के सिद्धांत के ये 6 आधारभूत बिंदु हैं। पहला हमने क्या बताया था? जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष 3 तरह का होता है: अंतःजातीय, अंतराजातीय और जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष। फिर है चौथा या तीसरा, योग्यतम की उत्तर जीविता। 5वां, विभिन्नताएं या चौथा विभिन्नताएं। 5वां, प्राकृतिक वर्ण। और 6वां है नई जाति की उत्पत्ति। अब नई जाति की उत्पत्ति में हमने जो बताया कि विभिन्नताओं के कारण एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसमें एक उदाहरण है बिल्ली, शेर, चीता, तेंदुआ। चारों की शरीर की संरचना, स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये मांसाहारी भी हैं और इनके जबड़ों में दांत भी होता है, इनकी अंगुलियों में नाखून भी होते हैं। इससे यह पता चलता है कि इन सभी का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे स्वयं को सुरक्षित एवं जीवित रखने के लिए ये अलग अलग वातावरण में चले गए और उस वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लिए, और इस तरह से इनकी अलग अलग जाति हो गई। हम लोग कहते हैं बिल्ली शेर की मौसी है, यानी क्यों कहते हैं? ये देखते हैं कि भाई उसके लक्षण उसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात इनका विकास एक पूर्वजों से हुआ होगा, लेकिन अपने आप को अनुकूलित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग वातावरण में चले गए, और उस वातावरण के परिवर्तन के अनुसार उनमें परिवर्तन आया, विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, और इस तरह से इनके अलग अलग जाति
हो गई। अब है डार्विनवाद की आलोचना। एडम सिजविक तथा रिचर्ड ओवन आदि वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद की बड़ी कड़ी आलोचना की है और उसके ये आधार बिंदु हैं। पहला, डार्विन ने दैहिक और जननिक कोशिकाओं में या दैहिक और जननिक विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया। इनके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। अब देखिए, विभिन्नताएं जो डार्विन ने कह दिया कि चाहे वह दैहिक है चाहे वह जननिक है, कोई भी है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दैहिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता दोनों अलग अलग है। जननिक विभिन्नता ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, दैहिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। तो इसलिए डार्विन की यह थ्योरी गलत होती है यहाँ पर कि डार्विन ने दैहिक और जनिक विभिन्नताओं में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया। फिर है दूसरा पॉइंट कि डार्विनवाद उत्परिवर्तन अथवा किसी भी पीढ़ी में जीन में परिवर्तन के कारण अचानक होने वाले परिवर्तनों के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला। उत्परिवर्तन यानी किसी भी जीव के जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं और उससे नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन डार्विन ने उत्परिवर्तन के संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला है। डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण को तो स्पष्ट करता है, किंतु योग्यतम की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं करता है। योग्यतम की उत्तरजीविता में हमने बताया था कि जो वातावरण के अनुकूल हैं वही जीवित रहते हैं और जो प्रतिकूल हैं वह जीवित नहीं है। तो जो वातावरण के अनुकूल हैं वो जीवित रहेंगे, ये डार्विन ने कहा। लेकिन इनके अंदर यह लक्षण कहां से उत्पन्न हो गया, इस चीज को डार्विन ने स्पष्ट नहीं किए। डार्विनवाद यह बताने में भी असमर्थ है कि संकर जाति में सम्मिश्रण होने पर भी पितृपीढ़ी के गुणों का प्रभाव कम नहीं होता है। संकर जाति यानी दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले एक ही जात के सदस्यों में जब संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है वह संकर संतान कहलाती है। तो कहा गया कि संकर संतान में माता पिता दोनों के लक्षण मिश्रित रहते हैं, लेकिन उसमें जो पिता का लक्षण होता है, पितृ पीढ़ी के गुणों का जो प्रभाव है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी कम नहीं होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद में ये कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती हैं और बड़ी विभिन्नता का रूप ले लेती हैं, जिससे एक नई जात की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस क्रिया में आवश्यकता से अधिक विशिष्टताएं आ जा सकती हैं और जिनके कारण जीवों में लाभ की वजह पर क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। जैसे आयरलैंड में सिंघे थे, ये मृग जो है, आयरलैंड के जो हिरन थे या मृग है, इनमें विभिन्नता एक उत्पन्न होती गई कि इनकी सींगें बहुत अधिक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गईं और बहुत बढ़ती गईं तो बाद में इतनी बड़ी हो गईं कि पेड़ पौधों के पास से वह गुजर नहीं पाते थे। उनकी सींगें जो है पेड़ों और झाड़ियों में फंस जाती थी और गिर करके वो मर जाते थे और इस तरह से वह जाति ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। प्राकृतिक वर्णवाद स्थलीय जीवों से जलीय जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। डार्विनवाद
संयोजक जंतुओं की विलुप्तता के संबंध में भी कोई व्याख्या नहीं करता। संयोजक कड़ी यानी किन्हीं दो वर्गों के बीच कड़ी के रूप में पाए जाने वाले जंतुओं को संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो उनके वो कैसे विलुप्त हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे मैंने आपको बताया है जय विकास में कि ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का एक जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स पाया जाता था, जिसमें पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते थे। लेकिन पक्षी वर्ग तक आते आते वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर पक्षी उत्पन्न हो गए। सरीसृप और पक्षी के बीच का जो जंतु रहा वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसकी व्याख्या डार्विन ने नहीं किया, और न तो डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश डाला कि इसका जैव विकास में क्या महत्व है। डार्विन ने अपने मत में कृत्रिम वर्ण तथा पालतू जानवरों की नस्ल तथा फसल वाले पौधों की किस्में सुधारने का वर्णन किया। कृत्रिम वर्ण द्वारा डार्विन ने कृत्रिम वर्ण द्वारा पालतू जानवरों की नस्ल और फसलों की नस्लों में सुधारने का वर्णन किया है, किंतु वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वातावरण के कारण जीवों में होने वाले कायिक परिवर्तन जो होते हैं वह संतत में वंशागति नहीं होते हैं। बाद के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि वातावरण के कारण जीवों में जो कायिक परिवर्तन होता है वह वंशागति नहीं होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट थे बच्चों के जो डार्विनवाद की आलोचना कर रहे थे, या डार्विनवाद की आलोचना करने वाले वैज्ञानिकों ने इतने सारे पॉइंट आलोचना के लिए निकाले। इसी के साथ डार्विनवाद समाप्त होता है बच्चों, और गुड बाय, थैंक यू।